मुझसे बुरा न कोई कबीरा, हेलो 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 मुझसे बुरा न हेलो 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 हेलो। कोई। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग जी। की हाल चाल जी? ਵਧੀਆ हो सारे? तंदुरुस्त हो? फैमिली ਵਧੀਆ एकदम? चलो आज आप मेरे को लाइव नहीं देख रहे क्योंकि मेरा गला बहुत ख़राब हो रहा है, मेरा गला बैठा हुआ है। तो मतलब मेरे गले से प्रॉपर तरीके से ना आवाज़ नहीं आ पा रही। जैसे मैं एनर्जी से बोलता हूँ ना, वैसे अभी आवाज़ नहीं आ पा रही है। आपको भी लग रहा होगा काफ़ी बैठा हुआ है। बट मेरे को ये था कि कल हमारा थोड़ा सा टॉपिक मिस हो गया था। तो मतलब मेरे को ये था कि वो लिंकिंग ना टूट जाए। तो इसलिए एक तो जो हमारा बैलेंस टॉपिक था, ई इनवॉइस और डायनेमिक क्यूआर कोड वाला, एक बार फटाफट से वो बता देता हूँ। फिर डेबिट नोट क्रेडिट नोट वो डिस्कस कर लेते हैं। और फिर मैं इसी वीडियो के आगे ना ई वे बिल वाली वीडियो अटैच कर दूंगा। मेरा ई वे बिल वाला जो रेगुलर बैच का लेक्चर है वही मैं अटैच कर दूंगा। तो आप ई वे बिल वाला लेक्चर आज कंप्लीट कर लेना। ठीक है ना? तो मतलब जो बैलेंस, कल हमारी क्लास वाईफाई के चक्कर में कल वाईफाई निकल गया। मैं बोलता गया बोलता गया बोलता गया। फिर भाई साहब बच्चों के फ़ोन के ऊपर मैसेज आए हुए थे कि सर क्लास ही बंद हो गई। फिर मैंने बोलना बंद किया। तो फिर वो क्लास हमारी मिस हो गई थोड़ी सी। तो पहले मैं वो ख़त्म कर देता हूँ। और इसी वीडियो के कंटिन्यूशन में ई वे बिल वाली क्लास है, तो वो आपने आज देख लेनी है। ठीक है? फिर कल हम मिलेंगे, कल हम पक्का मिलेंगे। थोड़ा सा भगवान से प्रार्थना किया करो नालायको कि गला सही रहे मेरा। अभी 12 घंटे की मैराथन भी लेनी है। ठीक है? मेरे को तो उसकी टेंशन हो रही है। ठीक है? तो मतलब मैं ये नहीं चाहता कि कोई किसी दिन आपकी क्लास मिस हो। मैंने आपसे वादा किया था क्लास मिस किसी भी दिन नहीं होगी। चाहे वो कोई भी रीजन, मेरे को अपने रेगुलर बैच की क्लास डालनी पड़ जाए, मैं रेगुलर बैच की क्लास डाल दूंगा, बट मैं डालूंगा जरूर। ठीक है जी? तो चलो जी, एक बार फटाफट से टाइम वेस्ट ना करते हुए, अब मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में ना हमने यहाँ तक देखा था। यहाँ तक मैं आया था, ई इनवॉइस के ऊपर आया था और डायनेमिक क्यूआर कोड के ऊपर आया था। अब यहाँ पर मैंने कहा था कि ये वाला टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकता है ई इनवॉइस और डायनेमिक क्यूआर कोड का। अब बस आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि पहले क्या था। पहले ई इनवॉइस में ना आपने 10 करोड़ रुपए की लिमिट पड़ी होगी। अब पहली बात तो वहां पे लिमिट अब हो चुकी है 5 करोड़ रुपए की। मतलब अब ये लिमिट जो है ना, अब यहाँ पे 5 करोड़ रुपए की लिमिट एप्लीकेबल हो चुकी है। इट मीन्स अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। अच्छा, पहली बात ये समझो, ई इनवॉइस वाला कॉन्सेप्ट जो है ना वो हर केस में एप्लीकेबल नहीं है। ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है बी टू बी वाले केस में। ठीक है ना? ये बी टू बी वाले केस में एप्लीकेबल है। और डायनेमिक क्यूआर कोड वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है बी टू सी वाले केस में। मतलब अगर बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन सप्लाई होगी तो इनवॉइस की बात होगी। और अगर बिजनेसमैन टू कंज्यूमर सप्लाई होगी तो फिर आपके डायनेमिक क्यूआर कोड की बात होगी। बस ये पर ध्यान देना। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर आपकी प्रीवियस ईयर 17-18 ओनवर्ड्स, अगर आपकी टर्नओवर किसी भी साल में अगर 5 करोड़ से ऊपर थी ना, तो अब सप्लायर को ई इनवॉइस इशू करना जरूरी है। तो सिंपल सी बात मैंने क्या बोली है कि अगर मान लो टर्नओवर प्रीवियस ईयर 17-18 ओनवर्ड्स अगर 5 करोड़, मैं दोबारा बोल रहा हूँ 10 करोड़ की लिमिट नहीं है। इससे पहले लिमिट आपकी 20 करोड़ रुपए की थी, वो भी खत्म हो चुकी है। 10 करोड़ वाली भी खत्म हो चुकी है। लेटेस्ट लिमिट जो है 5 करोड़ रुपए की हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। तो अगर मान लो टर्नओवर जो है अगर वो 5 करोड़ से ज्यादा है, अगर वो 5 करोड़ से ऊपर है, तो उस केस में गवर्नमेंट ये बात करेगी आपको ई इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी है। ठीक है? अब उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ केसेस में ना ई इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी नहीं है। अब कौन कौन से केस में नहीं है? एक तो बैंकिंग कंपनी हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गया, एनबीएफसी हो गया, इनको ई इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके एग्जाम में ना ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम बन चुका है कि कहाँ कहाँ ई इनवॉइस इशू नहीं करना। तो एक तो बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, एनबीएफसी। फिर अगला हो गया जीटीए जो ट्रांसपोर्टेशन वाले होते हैं, फिर जो पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहे हैं। फिर यहाँ पे सिनेमा हॉल वाला हो गया। फिर यहाँ पे एक एंट्री आपकी और इंसर्ट की है कि जो गवर्नमेंट, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटी है, गवर्नमेंट एजेंसी है, इनको भी ई इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और फिर अगर आपकी यूनिट एससीजेड में लोकेटेड है तो इनको भी इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस ये पर ध्यान दो। तो मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि ये सभी लोग जो है ना ई इनवॉइस से एग्जम्प्ट है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि ई इनवॉइस से कौन कौन एग्जम्प्ट है। मेन आपको ध्यान क्या क्या देना है? पहली बात बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, एनबीएफसी, फिर जीटीए, फिर पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन, फिर सिनेमा हॉल हो गया, फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट हो गया। बस आपको मेन ये ध्यान देना कि इन लोगों को ई इनवॉइस से एग्जम्प्ट कर दिया गया। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, फिर अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? डायनेमिक क्यूआर कोड के अंदर क्या होता है? अब ये डायनेमिक क्यूआर कोड मैंने कहा बी टू सी वाले केस में है। याद करो मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि जब भी तुम क्यूआर कोड कहीं पर भी स्कैन करते हो, आजकल मार्केट में क्यूआर कोड ना दो तरह के आ रहे हैं। अगर मैंने क्यूआर कोड स्कैन किया तो कई बार मुझे पेमेंट फिल करनी पड़ती है। और कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने क्यूआर कोड स्कैन किया, पेमेंट ऑलरेडी वहां पे लिखी हुई आती है।
जब पेमेंट ऑलरेडी वहां पे लिखी हुई आ रही है तो उसको बोलते हैं डायनेमिक क्यूआर कोड। डायनेमिक क्यूआर कोड का मतलब क्या है कि जहां पर पेमेंट पहले से लिखी है। बट अब डायनेमिक क्यूआर कोड रखना किसको जरूरी है? तो गवर्नमेंट कह रही है जिसकी टर्नओवर प्रीवियस ईयर 17-18 ऑनवर्ड्स अगर 500 करोड़ से ऊपर है ना, तब डायनेमिक क्यूआर कोड की बात होगी। जब ये स्टार्टिंग में दोनों कॉन्सेप्ट आए, ये दोनों कॉन्सेप्ट सेम टाइम पर आए। ई इनवॉइस के अंदर भी 500 करोड़ की लिमिट थी, यहां भी 500 करोड़ की लिमिट थी, अब वहां 500 से 5 करोड़ की लिमिट हो गई है। और लेटेस्ट अगर प्रैक्टिकल लाइफ की बात करता हूं, ये 5 करोड़ की लिमिट भी खत्म हो गई है, बट अभी हमारे एग्जाम के लिए 5 करोड़ की लिमिट है। बट प्रैक्टिकल लाइफ में ई इनवॉइस इशू करना B2B वाले केस में हर केस में मैंडेटरी गवर्नमेंट ने कर दी है। और ये गवर्नमेंट क्यों कॉन्सेप्ट लेकर आई, याद करो मैंने क्लास में के अंदर इसका लॉजिक बताया था कि प्रैक्टिकल लाइफ में लोग बोगस इनवॉइस इशू करते हैं, नकली इनवॉइस इशू करते हैं। वो नकली इनवॉइस कम से कम इशू हो, इसलिए गवर्नमेंट एक कॉन्सेप्ट लेकर आई है। ठीक है जी। तो यहाँ पे 5 करोड़ की लिमिट है और यहाँ पे डायनेमिक क्यूआर कोड वाले केस में 500 करोड़ रुपए की लिमिट एप्लीकेबल है। ये आपको थोड़ा सा दिमाग में लेके चलना पड़ेगा। और वो B2B वाले केस में एप्लीकेबल है, ये B2C वाले केस में एप्लीकेबल है। और अगर आप चेक करोगे प्रैक्टिकल लाइफ में, अगर आपने कभी ई इनवॉइस देखा है, आप चेक करना ई इनवॉइस के ऊपर ना एक क्यूआर कोड लगा होता है। अब वो क्यूआर कोड पेमेंट वाला नहीं होता। वो क्यूआर कोड क्या होता है, जैसे क्यूआर कोड स्कैन करोगे वो नॉर्मल क्यूआर कोड स्कैनर से स्कैन नहीं होगा, उसका स्कैनर अलग आता है। जैसे स्कैन करोगे ना, कंप्लीट डिटेल उस एसएससी की उसके अंदर आ जाएगी। बट जो डायनेमिक क्यूआर कोड वाला क्यूआर कोड होता है तो वो पेमेंट वाला क्यूआर कोड होता है। बस ये पर ध्यान दो। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि यहाँ पे क्यूआर कोड जो है, यहाँ पे ये जो आपका इनवॉइस है, आपका IRP रिपोर्टेड टू IRP। IRP का मतलब क्या होता है? इनवॉइस रेफरेंस नंबर होता है जो पोर्टल पे होता है, तो ये उसके लिए होता है। और यहाँ पे हम ये यूज करते हैं आपकी पेमेंट करने के लिए। बस ये पर ध्यान दो। देखो यहाँ पे क्या है, पेमेंट ऑफ क्यूआर कोड टू वेरीफाई वेदर द इनवॉइस हैज बीन रिपोर्टेड और नोट। इस क्यूआर कोड से पता लग रहा है कि आपने इनवॉइस पोर्टल पे रिपोर्ट किया नहीं किया, और इससे पता लग रहा है कि पेमेंट ऑनलाइन आई है या नहीं आई। बट इससे ये पता लग रहा है, ये दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस निकल के आ रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एक ये कॉन्सेप्ट है इनवॉइस का और एक डायनेमिक क्यूआर कोड का। दोबारा बोल देता हूँ, B2B B2C 5 करोड़ 500 करोड़। फिर यहाँ पे ये पोर्टल से इशू होगा और इस पे क्यूआर कोड होगा, इस पे भी क्यूआर कोड होगा। और ये जो है कोई इनवॉइस नहीं है, ये पेमेंट लेने का तरीका है। ठीक है, उसके बाद इस क्यूआर कोड से पता लगेगा एसएससी की पूरी डिटेल और इनवॉइस पोर्टल पे अपडेट मतलब रिपोर्ट हुआ या नहीं हुआ। इससे बस ये पता लगेगा कि पेमेंट आपने ऑनलाइन ली है या नहीं ली। और धीरे धीरे गवर्नमेंट डायनेमिक क्यूआर कोड भी हर केस के अंदर मैंडेटरी कर देगी। ये गवर्नमेंट ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब नेक्स्ट पॉइंट पर यहाँ पर आओ, HSN कोड। अब यहाँ पे चेक करो HSN कोड। आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि आज आप चेक करो हर बिल के ऊपर नॉर्मली कहीं ना कहीं आपको HSN कोड आपको देखने को मिल जाता है। अब वो HSN कोड का मतलब क्या होता है, जो गुड्स के कोड नंबर होते हैं उस कोड के बेस पे रेट डिसाइड होता है। अब वो कितने डिजिट का होता है, तो गवर्नमेंट ने कहा अगर टर्नओवर 5 करोड़ तक की है तो 4 डिजिट का HSN कोड मेंशन करना जरूरी है। B2B वाले केस के अंदर मैंडेटरी है और B2C वाले केस में ऑप्शनल है। फिर अगर मान लो टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो 6 डिजिट का HSN कोड होता है। B2B हो चाहे B2C हो, हर केस के अंदर जरूरी है, बस ये पर ध्यान दो। फिर गवर्नमेंट कहना चाह रही है अगर कुछ केमिकल ऐसे हैं जहां पे 8 डिजिट का होगा, 49 केमिकल है, बट वो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। आपके पास ये और ये पॉइंट रेलिवेंट है। आपके MCQs में ये क्वेश्चन बन सकता है, या 2 या 3 नंबर के अंदर एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि HSN कोड कितने डिजिट का होना चाहिए। तो भाई अगर टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो 4 डिजिट का। B2B वाले केस में जरूरी है, B2C में ऑप्शनल है। और अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो 6 डिजिट का। चाहे B2C है चाहे B2B है, हर केस के अंदर मैंडेटरी है। ये पॉइंट आपको निकल के आ रहा है, HSN कोड जो आपका इनवॉइस के ऊपर मेंशन होता है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहा है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। ये बिल्कुल सिंपल सी बात निकल के आ रही है। डेबिट नोट का मतलब बताओ क्या होता है। याद करो मैंने क्लास के अंदर भी कहा था, अगर मान लो मैंने इनवॉइस इशू कर दिया, उस इनवॉइस में गलती है। अब गलती क्या निकल के आ रही है कि मान लो वो वैल्यू कम है, उस वैल्यू को बढ़ाना है। अब अगर वैल्यू कम है, वैल्यू को बढ़ाना है, तो गवर्नमेंट कहती है उस केस में गवर्नमेंट कह रही है कि डेबिट नोट की बात होगी। फिर गवर्नमेंट यहाँ पे बात करती है क्रेडिट नोट की। क्रेडिट नोट का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो मैंने इनवॉइस इशू किया, उसकी वैल्यू ज्यादा है, अब वैल्यू कम करनी है, तो फिर वहां पर क्रेडिट नोट की बात होगी। मतलब इनवॉइस में कटिंग अलाउड नहीं है। वैल्यू बढ़ानी है तो डेबिट नोट, वैल्यू कम करनी है तो क्रेडिट नोट। और बच्चे ये बात कहते हैं सर वैल्यू बढ़ेगी क्यों? क्या पता आपने वैल्यू पहले गलत कैलकुलेट की हो, वैल्यू बढ़ानी हो। क्या पता रेट आपने गलत लगा दिया हो, तो आपको वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, रेट बढ़ाना पड़ेगा। वैल्यू कम करने के रीजन क्या होंगे? गुड्स के अंदर कोई दिक्कत है, डिफेक्टिव है, आपको गुड्स सेल रिटर्न करनी है, तो वहां पर क्रेडिट नोट की बात होगी। अब मेन पॉइंट बस यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि जो डेबिट नोट है, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक इनवॉइस है। अब एक इनवॉइस में ना मल्टीपल गलती है, तो क्या एक इनवॉइस के लिए मोर देन 1 डेबिट नोट या मोर देन 1 क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो? आंसर इज यस। ये बात आपको दिमाग में लेके चलनी है। और अगर मान लो मोर देन 1 इनवॉइस है, मान लो 10 इनवॉइस है,
अब 10 के 10 में गलती है, तो क्या 10 के 10 अगर इनवॉइस में गलती है तो क्या मुझे 10 डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू करने पड़ेंगे? आंसर इज नो। याद कर मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि अगर मोर देन 1 इनवॉइस है तो उसके लिए एक डेबिट नोट और एक क्रेडिट नोट भी आप इशू कर सकते हो। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्रक्स क्या निकल के आ रहा है? हेलो भाई साहब, ये मत सोचना कि लाइव नहीं आया तो क्लास नहीं देखूंगा। नुकसान बेटे आपका ही है। मैं तो सिंपल सी बात कह रहा हूं। देखो, मैंने कहा ना, मैं अपना सच्चे दिल से कर्म अदा कर रहा हूं। अब कर्मों की बात आपकी है कि आप अपना कर्म अदा कर रहे हो नहीं कर रहे जी, और कर्मों का ही फल मिलता है। भगवान भी देख रहा है, जो सच्चे दिल से मेहनत कर रहा है ना उसका रिजल्ट पक्का आएगा। देखो ठीक है ना, भगवान को भी क्योंकि देखो भगवान के लिए भी बड़ी मुश्किल सिचुएशन होती है जब सारे कर्म अच्छे कर रहे हो, तो ज्यादा अच्छा कर्म करना होगा वो रिजल्ट अच्छा आएगा। तो अगर तुम सो के क्लास देख रहे हो, तुम कह रहे हो कि आज सर लाइव नहीं है तो छोड़ना, मैं क्लास क्यों देखूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बट फिर तुम ये मत कहना कि सर ये ईवी बिल वाला क्वेश्चन बन गया था या डेबिट नोट वाला क्वेश्चन बना था तो वो रिकॉर्डेड क्लास थी तो वो हम देख ही नहीं पाए थे, तो वो चीज गलती वाली बात है बस। ठीक है, तो इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो अगर मान लो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर वैल्यू कम है वैल्यू बढ़ानी है डेबिट नोट, वैल्यू ज्यादा है वैल्यू कम करनी है क्रेडिट नोट। एक इनवॉइस के लिए मल्टीपल डेबिट नोट मल्टीपल क्रेडिट नोट इशू हो सकते हैं, और मल्टीपल इनवॉइस के लिए एक डेबिट नोट या एक क्रेडिट नोट भी इशू हो सकता है। बस ये पर ध्यान दो। अब डेबिट नोट में फायदा है, तो डेबिट नोट के अंदर गवर्नमेंट को फायदा है क्योंकि गवर्नमेंट को जीएसटी मिलेगा, तो इसको इनवॉइस इसको इशू करने की ना लास्ट डेट नहीं है। बट क्रेडिट नोट में गवर्नमेंट को नुकसान है, तो इसको इशू करने की लास्ट डेट है, और वो लास्ट डेट क्या है? वही जो आईटीसी वाली है, अगले साल की 30 नवंबर, और एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर, वो आपकी लास्ट डेट होगी क्रेडिट नोट इशू करने की। बस ये पर ध्यान दो। तो देखो यहाँ पे जी, वो वैल्यू कम करनी है तो क्रेडिट नोट की बात होगी, वैल्यू बढ़ानी है तो फिर यहाँ पे डेबिट नोट की बात होगी, और यहाँ पर देखो जी 30 नवंबर और एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर, यहाँ तक आपको क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। क्रक्स से निकल के आ रहा है कि वैल्यू रेट कम है इंक्रीज करने है तो डेबिट नोट, वैल्यू रेट ज्यादा है कम करने है तो क्रेडिट नोट। ये सारी बातें आपकी यहाँ पे निकल के आ रही है, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है, तो अब जाके मेन हमारा इनवॉइस वाला चैप्टर यहाँ पर पैक हो जाता है। मेन मेन बातें सारी हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब इसके साथ ही मैं ई वे बिल वाला चैप्टर कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर बाई चांस, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ अभी ना, मतलब एप्लीकेशन के थ्रू कनेक्ट होता है, अगर मेरे को टाइम थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा हुआ तो फिर मैं अलग अलग डाल दूंगा, फिर मैं ये अलग डाल दूंगा, ई वे बिल अलग डाल दूंगा। देख आपने दोनों लेने हैं, मतलब इसके बाद मैं ई वे बिल वाला या तो साथ में अटैच कर दूंगा। अगर एक क्लास तुम्हें दिख रही है 2.5-3 घंटे की तो ई वी बिल ऑब्वियस सी बात है। अगर तुम्हें क्लास दिख रही है मान लो फॉर एग्जांपल 10-12 मिनट की, तो ई वे बिल वाला लेक्चर यूट्यूब पे ही आ चुका होगा, तो उसको देख लेना, वो वीडियो वाले फोल्डर में होगा, एक बार चेक कर लेना, वो आपको देखना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसको मैं फिर पार्ट नंबर 1 कर दूंगा, फिर पार्ट नंबर 2 वो होगा जी। ठीक है जी, चलो ओके जी, बाय बाय टाटा, थैंक यू सो मच। अपना ईवी बिल का लेक्चर देखना स्टार्ट करो, फिर मिलूंगा कल सेम टाइम पर रात को 9 बजे, और कल हम एक चैप्टर डिस्कस कर लेंगे। हाँ, कल हम डिस्कस कर लेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है जी, कोशिश करेंगे कल हम प्लेस ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर जो होगा वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, ओके जी, बाय बाय टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद। और बाकी संडे को मैंने आपसे वादा किया है लंबी क्लास दूंगा, टाइमिंग आपको मैं सैटरडे को बता दूंगा। ठीक है जी, कल हमारा फ्राइडे है तो सैटरडे को एक बार कंफर्म कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।